नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, कर्ज। बड़े लोग परेशान हैं कर्ज से। या तो कर्ज मिलता नहीं, या कर्ज चुकता नहीं, और या कर्ज की वजह से हम सक्सेस होते हैं। तो इस तरीके से बहुत से कारण हैं। आज इस पे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कर्ज कैसे लिया जाए, कैसे उतारा जाए और कैसे इससे ग्रोथ की जाए। तो आइए दोस्त, करते हैं इस पे बात। दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य की बात करते हैं, जीवन में किसी भी सफलता असफलता की बात करते हैं, तो तीन फैक्टर हमारे सामने होते हैं: एबिलिटी, स्ट्रेटजी और लक। यानी काबिलियत, आपकी रणनीति और आपका भाग्य। और ये तीनों चीजें जो हैंडल होती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये प्रभावित होती हैं वास्तु से। और वास्तु क्या है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। यानी कोई वस्तु, कोई दिशा और काल। तो यहाँ तीनों चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। भारतीय दर्शन में कर्ज को मुख्य रूप से 5 प्रकारों के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। देव ऋण। देव ऋण यह कर्ज देवताओं और पूर्वजों के प्रति होता है। इसमें धर्म, पूजा पाठ, दान जैसे कर्म शामिल होते हैं। पितृ ऋण, यह कर्ज पूर्वजों और माता पिता के प्रति होता है। इसमें पितरों की पूजा, तर्पण, श्राद्ध जैसे कर्म शामिल होते हैं। ऋषि ऋण, यह कर्ज ऋषियों, गुरुओं और शिक्षा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसे कर्म शामिल होते हैं। मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण, यह कर्ज मनुष्यों के प्रति होता है। इसमें ऋण, उधार और अन्य प्रकार के कर्ज शामिल होते हैं। भूत ऋण, यह कर्ज प्राकृतिक संसाधनों, प्राणियों के प्रति होता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, पशु कल्याण और अन्य प्रकार के कर्म शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे मनुष्य ऋण की। तो मनुष्य ऋण जिसके अंदर कुछ इस तरीके के कर्ज आते हैं, जैसे ऋण, यह कर्ज व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण होता है, जैसे कि बैंक ऋण, व्यक्तिगत ऋण आदि। उधार लिया गया ऋण, यह कर्ज व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया उधार होता है, और इस उधार में कमिटमेंट होती है। तो आप उस कमिटमेंट पे खरे उतरते हैं और नहीं उतरते, यह एक चिंता का विषय है। एक होता है अन्यायपूर्ण लाभ। यह भी कर्ज की श्रेणी में आता है। जब व्यक्ति अन्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया लाभ कमाता है, अन्यायपूर्ण तरीके से लाभ प्राप्त करता है, तो वह भी एक कर्ज चढ़ जाता है। आप जिसके साथ अन्याय कर रहे हैं, एक लोकोक्ति है कि व्यक्ति जिस शस्त्र से किसी व्यक्ति पर वार करता है, वही शस्त्र उसके विनाश का कारण बनता है। यानी अगर आपने धन से किसी को हानि पहुंचाई, तो धन आपके विनाश का कारण बनेगा। आपने बुद्धि से किसी को हानि पहुंचाई, तो बुद्धि आपके विनाश का कारण बनेगी। तो इस तरीके से दोस्तों, जिस शस्त्र से किसी व्यक्ति पर वार किया जाता है, वही शस्त्र आपके विनाश का कारण बन जाता है। किसी का हक मारना, यह कर्ज व्यक्ति द्वारा एक दूसरे के हक को मारने से उत्पन्न होता है। अगर आपने किसी से कमिटमेंट की या उसके साथ काम किया और आपने उसका हक मार लिया, तो यह भी एक कर्ज की श्रेणी में आता है। वचन भंग यानी कमिटमेंट, आपने कमिटमेंट की और वह कमिटमेंट ऑनर नहीं की, तोड़ दी, तो यह भी कर्ज व्यक्ति के द्वारा उसकी कर्ज की श्रेणी में आ जाता है, जो कि वचन तोड़ने से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये तो थी बातें कि कर्ज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि आपकी 3 चीजें जो हैं आपके किसी भी कर्म को प्रभावित करती हैं: आपकी काबिलियत, आपकी स्ट्रेटजी यानी आपकी रणनीति, और आपका टाइम। जब हम बात टाइम की करते हैं, टाइम यानी काल की करते हैं, तो काल का प्रतिनिधित्व एस्ट्रोलॉजी करती है। जब एस्ट्रोलॉजी काल का प्रतिनिधित्व करती है, तो एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, कौन कौन से एस्ट्रोलॉजी में ऐसे आपकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो कर्ज का कारण बनते हैं। दोस्तों, आज कर्ज की आवश्यकता भी है और कर्ज से परेशानी भी है। तो दोनों स्थितियां हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप कहीं भी हैं, तो कर्ज एक आवश्यक स्थिति बन जाती है आपका कर्ज लेना। तो पहले हम बात करेंगे कि किस किस योग से कर्ज का कारण बनता है। व्यक्ति कहाँ फंसता है कर्ज लेकर? 2 स्थितियां होती हैं, या तो कर्ज मिलता नहीं और मिलता है तो फंस जाता है। दोस्तों, वैसे अगर कुंडली कमजोर है तो दोनों स्थितियां ही पैदा होंगी। आपको कर्ज लेकर फंसा दिया जाएगा और आप कर्ज चुका नहीं पाएंगे, और समाज में बदनामी भी होगी और आपको तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी। आपको मानसिक पीड़ा,
आर्थिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। आपके परिवारजनों को, आपके ऊपर जो आश्रित हैं, उनको भी इस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, वैसे तो आप समझ लीजिए कि पूरी कुंडली अगर खराब है, पूरी कुंडली के अंदर दोष है, तो स्थिति बनी जाती है। अदरवाइज कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे कि शनि, ये भी एक कर्ज का कारण बनता है, और कर्ज लेने के बाद चुकता ना होना उसका भी एक कारण बनता है। शनि को विशेष रूप से कर्ज का ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में देरी और बाधाओं को पैदा कर सकता है। जब शनि की स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति को कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर कहीं राहु भी खराब हुआ तो वह तो अनिश्चितता और अस्थिरता को पैदा करता है। और जब राहु की स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति को कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कर्ज दे नहीं पाता और बिजनेस में लॉसेस वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मंगल भी कर्ज के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। मंगल की प्रवृत्ति होती है दोस्तों अधिक खर्च करना। जिनका मंगल 4th हाउस में होता है वह आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, वह खर्चा बहुत करते हैं, अनावश्यक चीजों के ऊपर भी खर्च कर देंगे। और इस तरीके से अधिक खर्च करने से धन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है और कर्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो जोखिम भरे निवेश होते हैं, मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जोखिम भरे निवेशों में पैसा लगा देता है और कई बार स्थितियां ऐसी विपरीत पैदा हो जाती हैं कि उसको नुकसान से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों, मंगल की वजह से वित्तीय अनुशासन की कमी भी आ जाती है। आप मैनेज नहीं कर पाते, मंगल के प्रभाव से व्यक्ति अनुशासन की कमी का शिकार हो सकता है, उससे भी कर्ज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, अब एक विशेष ग्रह है बुध। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उन लोगों के लिए तो खासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बुध जो है उनके कर्जे का कारण बनेगा। अगर बुध खराब है तो वह कर्जा चुका नहीं पाएंगे और बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर बुध 6, 8वें और 12वें भाव में स्थित होता है तो बुध के कारण कर्जे में फंसने के चांसेस बन जाते हैं। जिन लोगों ने कर्जा अपनी बहनों से लिया हुआ है, अपनी बहनों के पैसे को अपने बिजनेस में लगाया है, उनका बिजनेस तो चौपट हो जाएगा। तो दोस्तों, अपनी बहनों से, अगर बुध खराब है आपका, अपनी बहनों से कर्जा ना लें, उनका पैसा अपने बिजनेस में ना लगाएं, अपनी इंडस्ट्री में ना लगाएं, बल्कि आप इसकी जगह उनको कुछ दें, उन्हें हरा कपड़ा दें, बुधवार के दिन उनका पैसा वापस करें। आप देखेंगे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपका व्यापार, आपका कारोबार चमकने लगेगा। जब बुध खराब होता है तो आपकी मैनेजमेंट पुअर हो जाती है और आप कर्ज की समस्या उत्पन्न कर लेते हैं। अगर बुध उत्तम है तो आप शेयर मार्केट, सट्टा, ब्याज ये काम कर सकते हैं दोस्तों। और अगर बुध खराब है तो इसके प्रभाव से आप हर जगह किया गया निवेश, जो चीजें बताई हैं, वहां से नुकसानदायी हो जाएंगे, कर्जा चढ़ जाएगा और उतार नहीं पाएंगे। आपको फाइनेंसिस की समझ भी बुध के कारण ही मिलती है। अगर बुध खराब है तो ऐसा नहीं होगा। और बुध को मैंने जैसा आपको बताया कि अगर हम अपनी बहन का धन लेकर व्यापार में लगाते हैं तो आपका बुध पीड़ित हो जाता है और उसे वापस नहीं करते, फिर तो डेफिनेटली आपको बचाने वाला कोई है ही नहीं। तो आप बहन से कभी कर्जा ना लें, लेते ही आप नोटिस करेंगे वह पैसा आप वापस नहीं कर पाएंगे और इस वजह से आपके व्यापार में क्षीणता आती जाएगी, कमी आती जाएगी और आपको बड़ी दुखद समस्याओं से गुजरना पड़ेगा और व्यापार बंद होने के भी चांसेस बन जाते हैं। आदमी इस कगार पे आ जाता है कि उसकी वित्तीय समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, अनाप शनाप जगह पे धन खर्च कर देता है और वह उसको मैनेज नहीं कर पाता। तो इसलिए दोस्तों, अगर बहन का आपके पास कुछ भी कर्जा है, 1 रुपया भी है, तो उसे तुरंत वापस करें। आप देखेंगे आपका व्यापार चमकने लग जाएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है, आपके पास धन आने के योग बने हुए हैं और अब आपके पास 2 परिस्थितियां हैं। एक तो ये है कि आप अपनी ताकत को कमाई पे लगाएं, अपने बुद्धि बल को कमाई पे लगाएं, वो रास्ता देखें जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता आपके पास है सीधा सीधा बड़े आसानी से आपको कर्ज लेने का, कि कर्ज मिल जाए। दोस्तों, कर्ज मिल जाएगा आपको अगर यही समय में आपने काम किया होता, अपने काम के बल पर आपने धन उपार्जन किया होता तो आपको वापसी की जरूरत नहीं पड़ती ना दोस्तों। धन ने तो आना ही था। आपने क्या किया, उस समय को बैंक से या कहीं से भी कर्ज लेकर और वह धन का जो योग बना था धन ले लिया। अब दोस्तों, अगर कर्ज ले लिया तो अल्टीमेटली तो वापस करना है और काल एक सा नहीं रहता दोस्तों, ये पहिए की तरह होता है, कभी कोई समय ऊपर कभी कोई समय नीचे। तो इसलिए दोस्तों,
आप अधिक से अधिक ये सोचें कि हमें काम में कैसे मुनाफा लेना है, उसके ऊपर फोकस करें बजाय कर्जे के। दोस्तों, ज्योतिष में कुछ विशेष दिनों और काल को कर्ज लेने के लिए अशुभ माना जाता है। ये जो हमारे वार बने हुए हैं दोस्तों, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक सिस्टम है। जो सोमवार, मंगलवार, सप्ताह के दिन होते हैं, इनके पीछे एक लॉजिक होता है। तो हमें रविवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, इनको कर्ज लेने से इन दिनों में बचना चाहिए। इन दिनों में लिया हुआ कर्ज वापस नहीं होता। अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, कर्ज वापस नहीं हो पा रहा, मंगलवार के दिन उसकी कुछ अमाउंट आप उसको दे दें, 10%, 5%, 2%, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब हम कर्ज से की बात करते हैं तो बैंकों से कर्ज लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक नाम आता है सिबिल। तो दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। यह भारत की क्रेडिट सूचना कंपनी है। सिबिल स्कोर क्रेडिट ब्यूरो द्वारा जारी किए गए एक क्रेडिट स्कोर होता है जो उसको जारी करते हैं। उस पर हमारी साख निर्भर करती है कि हमें आगे कहीं से क्रेडिट या लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये तो हो गई आपकी व्यवहारिक सिबिल जो हमारा आज व्यवहार में चलता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक सिबिल। दोस्तों, हम प्राकृतिक सिबिल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से समझते हैं इसको कि पहले तो हम ये जान लें कि यहाँ पे कोई बैठा आपका भाग्य नहीं लिख रहा, कोई आपको उसके फल नहीं दे रहा। आपके अंदर, हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है। उसके दो भाग होते हैं हमारे शरीर के, एक भौतिक, एक अभौतिक। तो भौतिक भाग जो होता है वह हमें दिखता नहीं है, वह आत्मा है और उस आत्मा का एक सॉफ्टवेयर है। हम जो भी कार्य करते हैं दोस्तों, वह उसमें फीड हो रहा है। आपको जरूरत नहीं कहीं लिखने की, उसमें फीड हो रहा है, उसके फल तो मिलने ही है। तो दोस्तों, जब हम कोई अच्छा या बुरा कोई भी काम करते हैं तो हमें तो मालूम होता ही है कि ये हम क्या कर रहे हैं और यही डाटा उसके अंदर फीड हो जाता है। हमारी सोच अच्छी या बुरी, इसका प्रभाव हमारी शारीरिक प्रक्रिया पर पड़ता है। अगर हम कहीं अपने आप को गिल्टी फील करते हैं तो दोस्तों, हमारे दिमाग से एक केमिकल निकलता है, हमारी पूरी बॉडी में जाता है और वह धीरे धीरे हमारे अंगों को खत्म करने लग जाता है और इस तरीके से बड़ी भयंकर बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो एक ये कारण भी होता है बीमारी का। तो इसलिए दोस्तों, कोई ऐसा काम ही ना करो ना जिसमें हमें गिल्टी फील हो। जो बोलना है किसी को स्पष्ट बोल दो। आप अपने अंदर रखेंगे तो डेफिनेटली बीमारी उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से दोस्तों, ये हमारा प्राकृतिक सिबिल है और अगर ये खराब हो जाता है तो हमें जन्म जन्मांतर तक भी भोगना पड़ता है। अगर हमने किसी का कर्जा लिया तो आप समझ लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में आप कहीं ना कहीं उसके देनदार होंगे और वह आपके सामने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपसे कर्जा ले जाएगा। आपने बहुत देखा होगा दोस्तों, एक किसी सेठ की, बड़े सेठ की मृत्यु होती है, कुछ ही सालों में बड़ी उसकी संपत्ति और बड़ा धन छोड़ के जाता है। कुछ ही सालों में उसकी संपत्ति खत्म हो जाती है, उसका धन खत्म हो जाता है, उसके पीछे उसके बच्चे उड़ा देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या होता है? कारण ये होता है दोस्तों कि वह मरा तो अपने साथ अपना सब कुछ ले गया। अब वह जहां पैदा होगा उतनी संपत्ति उसको वहां मिलेगी। तो एक ये कथन कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हैं दोस्तों, ये गलत धारणा है। खाली हाथ ना आए ना जाएंगे। हम अपने कर्म लेकर आए थे जिनको भोगेंगे और कर्म लेकर जाएंगे जिनको अगले जन्म में भोगेंगे। तो दोस्तों, कोशिश करो कि कर्ज किसी से पर्सनली और पर्सनल काम के लिए ना लें। आप व्यापार के लिए कर्ज लें, बात समझ आती है। पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल काम के लिए कर्ज ना लें। कुछ लोगों की कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं कि उनके ऊपर कर्ज चढ़ ही नहीं सकता, तो उनको हम बोलते हैं कि आप कर्ज लेके अपना काम चलाइए, बिजनेस में अपना पैसा ना लगाइए, बिजनेस में कर्जा लीजिए, बैंकों से लीजिए, कहीं से लीजिए, आप सफल होंगे। और ऐसा होता है दोस्तों, लोग कहीं के कहीं पहुंचे, आज उनके ऊपर एक पाई भी कर्जे की नहीं है। बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी हॉरोस्कोप का आपके ऊपर कि वह किस तरीके से आपको कर्जे को हैंडल करती है। तो इस तरीके से दोस्तों, जब आपका प्राकृतिक सिबिल खराब हो जाता है दोस्तों, आप व्यवहारिक सिबिल तो आप किसी तरह ठीक कर लेंगे भुगतान करके। अगर आपका प्राकृतिक सिबिल खराब हो गया तो जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन यानी वास्तु। अब वास्तु में दो चीजें होती हैं। एक चीज तो वास्तु में ये होती है कि धन को
आकर्षित कैसे करें और कर्जे को मैनेज कैसे करें। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले तो अगर आप बैंक से कर्जा ले रहे हैं, आपके और बैंक की नाम की कंपैटिबिलिटी होना अति आवश्यक है। अगर आपके बैंक की आपके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप कर्जा लेंगे और आप फंस जाएंगे। अगर एक का नाम अमुक नाम है और बैंक का नाम अमुक नाम है तो उन दोनों की कंपैटिबिलिटी तो चाहिए। तो ज्योतिष इस बात की आपको सलाह देता है कि आप किस किस नाम के बैंक से लोन लें या व्यवहार करें। दूसरी बात दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं दोस्तों तो 2 पॉइंट होते हैं, तभी डायरेक्शन मान्य होती है। आपसे आपके बैंक की डायरेक्शन कौन सी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। अगर आपका बैंक आपसे नॉर्थ या पूर्व में है, उत्तर या पूर्व में है, निसंदेह आपके रिलेशन बैंक से अच्छे बने रहेंगे, आपका धन सुरक्षित रहेगा, आप कर्ज लेंगे और कर्ज भी आराम से उतर जाएगा। और कहीं अगर आपका बैंक आपसे साउथ में है दोस्तों तो आप उलझते चले जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको आप ध्यान रखें। अब दोस्तों उसके बाद आता है कि ये तो हो गया हम कर्जे को मैनेज कैसे करें। अब हम कर्जे को अपनी साइड कैसे खींचे, हम धन को कैसे खींचे कि हमें कर्ज ना लेना पड़े, या अगर ले भी लिया तो उसको कैसे चुका दें। एक दोस्तों व्यवस्था होती है हमारे यहाँ, हम घर में कैश या चेकबुक या कोई भी कर्जे से संबंधित पेपर जो भी, तो दोस्तों उसके लिए एक व्यवस्था की गई है तिजोरी की। तिजोरी को दोस्तों उत्तर दिशा में रखना चाहिए। हम बहुत से घरों में जाते हैं दोस्तों तो वहां पे लोग साउथ में तिजोरी रख लेते हैं, कहते हैं जी हमें तो वास्तु वाले ने बताया था। दोस्तों ये गलत तरीका है। जिसकी तिजोरी साउथ में है आप ये बांध लें अपने साथ के उसके यहाँ तो कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेगा, धन नहीं आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा वह बिजनेस में फ्लॉप हो जाएगा और कर्जा चढ़ जाएगा दुनिया भर। दोस्तों एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो समाज में चल रहा है कि साउथ भारी करने का, और साउथ में भारी करने के चक्कर में वो तिजोरी साउथ में रखवा देते हैं। दोस्तों ये मूर्खों का कॉन्सेप्ट है कि साउथ भारी कर दो। ये मूर्खों का कॉन्सेप्ट मूर्खों ने बनाया मूर्खों के लिए। दोस्तों ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी हमारी दूसरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको बताया जाएगा साउथ भारी करने का मतलब क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों तिजोरी को आप नॉर्थ में उत्तर दिशा में रखिए, वह मैग्नेट का काम करेगी धन के लिए, धन को खींचेगी और आप उसके अंदर अपने कर्जे को, अपने धन को बड़े आराम से मैनेज कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि नॉर्थ, आपके घर के बाहर का नॉर्थ खाली हो। अगर आप नॉर्थ फेसिंग हाउस है, आपका कोठी है, नीचे बना हुआ है तो बहुत बढ़िया। और अगर आपका फ्लैट है और वह साउथ फेसिंग है तो दोस्तों धन को खूब खींचेगा। और आप अपनी जो तिजोरी है नॉर्थ में रखिए, आप नोटिस करेंगे आपके यहाँ धन का अभाव नहीं होगा, कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर लेना भी पड़ा तो वह आराम से उतर जाएगा। तो यह वास्तु की एक दूसरी अवस्था थी। अब दोस्तों तिजोरी की भी 2 स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है, एक तो होता है जोन, हमने नॉर्थ जोन में आपको रिकमेंड किया कि आप तिजोरी वहां रखें, और दूसरा स्थिति होती है उसका फेस किधर, उसका ढक्कन किधर खुले, उसका दरवाजा किधर खुले। तो दोस्तों अगर आप नॉर्दर्न रूम में या नॉर्दर्न जोन में तिजोरी रखें और तिजोरी रख के उसका फेस भी अगर आप नॉर्थ में कर दें तो दोस्तों सबसे उत्तम स्थिति है, वह अपने आप खींचेगी धन को। तो इसलिए दोस्तों अगर ऐसी स्थिति आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप इस तरीके से तिजोरी को रख सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग अनाप शनाप लोगों से कर्जा लेते हैं, उनको तंग करते हैं, उनका धन वापस नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज आप अपने प्रारब्ध कर्मों की वजह से बच सकते हैं, परंतु यह जान लें यह कर्ज आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों किसी भी तरीके का कमिटमेंट, कर्ज, इसको अनदेखा ना करें। आप क्या सोचते हैं जो रात दिन ठेला खींचते हैं बाजार में और बहुत बुरी अवस्था में जीते हैं, वो क्या है? कहीं ना कहीं उन्होंने किसी को सताया हुआ है, उन्होंने किसी से कर्जा लिया हुआ है, या कुछ भी इस तरीके की स्थिति है जिसकी वजह से आज उन्हें ऐसे जन्म भोगने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें जब कुछ चीजें हैंडल कर रही हैं जो कर्जे को मैनेज नहीं होने दे रही, आने नहीं दे रही या जाने नहीं दे रही, तो आप उन चीजों को संभालिए। आप आज ये स्थिति कहना कि जी हम ये करें, हम वो करें, नहीं करें।
आप सिर्फ जो चीज उसके पीछे कारण है उसको मैनेज करें। आज कर्जे के पीछे जो कारण है उसको मैनेज करें, कर्जा लेने के पीछे जो कारण है उसको मैनेज करें, कर्जा देने के पीछे जो कारण है आप नहीं दे पा रहे तो उसको मैनेज करें, अदरवाइज तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने बहुत से लोगों से ऐसा सुना होगा कि आप ऐसे करें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करें तो ऐसा हो जाएगा। दोस्तों नहीं होता, आपको कोई ताकत रोक रही होती है और वह है वास्तु, आपका भाग्य या आपका वास्तु। आप वास्तु सुधारें, कर्जा भी आएगा, कर्जा भी जाएगा और आप खुश और सुखी संपन्न रहेंगे। तो दोस्तों आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा चाहता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस विषय में, आपके क्या कमेंट है, आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसी और विषय पर अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। धन्यवाद।